हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ 12th का सेट 2 चल रहा है और इस वीडियो में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी खंडों को हल कीजिए। तो इसका पहला खंड है क और जो कि 2 नंबर का होगा। तो हमें यहाँ दिया है यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस बाई। तो हमें जो दिया है पहले उसे लिखते हैं। y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा। हम इसका क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए और कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा प्लस बी और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हम इसका क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, ये माइनस ए कॉमन ले लेते हैं और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा प्लस बी और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ माइनस साइन थीटा। आगे मिलेगा हमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ से माइनस और यहाँ से भी इस माइनस को कॉमन लेते हैं, तो ये ब्रैकेट में मिलेगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो हम ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस, और ये जो वैल्यू है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये वैल्यू दी गई है हमें यहाँ बाई बराबर। तो हम इसकी जगह पर यदि बाई लगा देते हैं तो ये मिलेगा हमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस के बाई, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये प्रश्न संख्या तीसरे का ख है। असमीका 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए, इस समीकरण को, इस असमीका को हल करने के लिए हमें ग्राफीय विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो पहली असमीका है, इसके सापेक्ष हम समीकरण बनाते हैं। तो इसके सापेक्ष जो समीकरण बनेगा, ये बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इस समीकरण को यदि हम ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो उसके लिए हमें x और y अक्ष पर इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करने होंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले x बराबर 0 रखते हैं, तो ये हमें x की जगह जब यहाँ 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो 3 मिलेगी। और यदि हम यहाँ y की जगह 0 लगाते हैं और x की वैल्यू ज्ञात करते हैं इस समीकरण से, तो हमें 4 मिलेगी। तो यानी जो पहले कोऑर्डिनेट होंगे 0,3 होंगे, जो कि ये y अक्ष पर काटेगा, और दूसरे 4,0 होंगे जो कि ये x अक्ष पर काटेगा। उसी तरह अब हम दूसरी असमीका के सापेक्ष दूसरा समीकरण लिखते हैं। तो ये समीकरण मिलेगा 4x प्लस 3y
बराबर 12। तो इस समीकरण के वही हम पहले की तरह कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं अक्षों के। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो y बराबर यहाँ 4 मिलेगा, और यदि इस समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे तो आपको x बराबर 3 मिलेगा। तो जो पहले कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमको 0,4, जहाँ ये y अक्ष को काटेगा, और यहाँ मिलेंगे 3,0 जो ये x अक्ष को काटेगा। अगली असमीका है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके सापेक्ष यदि हम समीकरण बनाएंगे तो x बराबर 0 बनेगा, और जो चौथी असमीका है उसके सापेक्ष जब समीकरण बनाया जाएगा तो y बराबर 0 बनेगा। अब इन चारों समीकरणों को या इन चारों रेखाओं को ये कहिए हम ग्राफ पर प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये जो हमारी पहली रेखा है 3x + 4y बराबर 12, तो इस रेखा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है हमें काटेगी, हमारी रेखा जो है y अक्ष को काटेगी 0,3 पर, यानी 1 2 3, यानी y अक्ष को यहाँ काटेगी, और x अक्ष को काटेगी ये 4,0 पर, 1 2 3 और 4, यानी यहाँ काटेगी। इन दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। तो मान लीजिए ये है हमारी रेखा 3x + 4y = 12। और हमारी जो दूसरी रेखा है 4x + 3y बराबर 12, ये y अक्ष को काटती है 0,4 पर, यानी ये 3 से आगे यहाँ ये वाले जो कोऑर्डिनेट थे ये थे हमारे 0,3, और ये थे हमारे 4,0, और अब ये जो काट रही है ये काट रही है 0,4 पर यहाँ, और x अक्ष को जो काट रही है 3,0 पर। ये रेखा कुछ इस तरह जाएगी। और अब बात करते हैं इस x बराबर 0 की और y बराबर 0 की। x बराबर 0 होता है हमारा y अक्ष का समीकरण। ये जो y अक्ष है ये x बराबर 0 का काम करेगा, और ये जो y बराबर 0 है ये होता है x अक्ष का समीकरण। तो अब हम देखते हैं कि इनके जो कॉमन हल होंगे उभयनिष्ठ वो कहाँ होंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इस समीकरण में यदि हम मूल बिंदु को लगाएं तो क्या ये समीकरण संतुष्ट होता है। और ये जो असमीका है इसमें यदि मूल बिंदु को रखकर देखेंगे तो क्या ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। तो देखिए यहाँ आप 3x की जगह 0 लगा दें, x की जगह पर तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 4y यहाँ 0 लगाने पर ये 0 हो जाएगा, यानी हमें ये मिलेगा कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो क्या ये बात सत्य है। हाँ, ये बात सत्य है कि 12 से 0 जो है छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस असमीका के जो हल होंगे वो उसी ओर होंगे जिस ओर मूल बिंदु होगा। तो इस असमीका के यदि हम हलों को यहाँ रिप्रेजेंट करें, इस रेखा के जो हल होंगे वो मूल बिंदु की ओर होंगे। हम इनको केवल ऐसे लाइन से दिखा देते हैं, जबकि वास्तव में क्या होता है इसे पेंसिल से सेट किया जाता है। और अब बात करते हैं हम इस दूसरी असमीका की 4x + 3y ≤ 12। जब हम इसमें 0 और 0 लगाएंगे तो ये भी हमको मिलेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 12।
तो क्या यह असमीका को संतुष्ट कर रहा है? जी हाँ, कर रहा है। तो अर्थात इसके भी जो हल होंगे वो भी मूल बिंदु की ओर होंगे। तो इस रेखा से मूल बिंदु की ओर का जो हिस्सा है उसे शेड करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से शेड हो जाएगा। और अब बात करते हैं हम x बराबर 0 से, यानी इस असमीका की x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 से हम समझ सकते हैं कि ये x का धनात्मक भाग है। तो x अक्ष का जो धनात्मक भाग होता है वो इस दिशा में होता है। तो इस दिशा में हम क्या करेंगे, इस x अक्ष से इस दिशा के जितने भी हल होंगे वो सब इससे लिए जाएंगे। इसी तरह जब हम इस y ग्रेटर देन 0 का मतलब भी है y 0 से बड़ी है कि y का धनात्मक भाग लिया जाएगा जो कि ऊपर की ओर होता है। तो y से ऊपर की ओर का हिस्सा कुछ इस तरह से ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ लिया जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि आखिर ऐसा कौन सा हिस्सा है जो चारों में कॉमन आया है। तो देखिए उस हिस्से को मैं यहाँ आपके सामने सेट करता हूँ। तो देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, ये चारों जितने भी मैंने हल ज्ञात किए थे उन सभी हल के अंदर कॉमन मिल रहा है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा जिसको सेट किया जा रहा है, ये इन चारों असमीकाओं के एक कॉमन हिस्से को यहाँ सेट किया जा रहा है। तो इस तरह से जब आप पेपर में इसे सेट करेंगे इतने हिस्से को, तो यही ग्राफी विधि से इन चारों असमीकाओं का हल होगा। इस तरह से ही ग्राफी विधि से असमीका को हल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग, यदि A तथा B दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं तो सिद्ध कीजिए कि AB का इनवर्स बराबर होगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो देखिए इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब भी हम A इंटू A इनवर्स करते हैं तो हमेशा हमें I प्राप्त होता है जो कि एक इकाई आव्यूह होता है। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह इस AB को इस तरह से लिखते हैं कुछ AB इंटू AB का इनवर्स बराबर I। इसी फॉर्मूले से हमने इस AB को इस तरह से लिखा है। अब हमें क्या करना है, इस सवाल को सिद्ध करने के लिए पहले इस A को गायब करना है और फिर इस B को गायब करना है। तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी और राइट हैंड साइड स्वतः ही सिद्ध होकर आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों तरफ या दोनों पक्षों में पहले हम गुणा करते हैं A इनवर्स से गुणा कर देते हैं। तो ये मिलेगा हमें A इनवर्स मल्टीप्लाई AB इंटू AB का इनवर्स बराबर A इनवर्स इंटू I। आगे हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि A इनवर्स इंटू A और इस B को अलग लिख लेते हैं इंटू मैं AB का इनवर्स बराबर A इनवर्स इंटू I। अब हम इसी फॉर्मूले से देखते हैं कि ये A और A इनवर्स का मान क्या हो जाएगा, I हो जाएगा इंटू B और ये AB का इनवर्स बराबर A इनवर्स और I। I एक इकाई आव्यूह है, यदि इसका B में मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये b ही होगा। तो हम इसको केवल और केवल b लिख सकते हैं इनटू ए बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स इनटू आई। अब इस b को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ b इन्वर्स से गुणा कर देते हैं। b इन्वर्स से गुणा करने पर तो ये मिलेगा हमको b इन्वर्स इंटू b और ए बी का इन्वर्स बराबर इधर हो जाएगा ये b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ये ए इन्वर्स इंटू आई। आगे मिलेगा ये हमको ये b इन्वर्स और b दोनों मिलकर फिर उसी फॉर्मूले से आई हो जाएंगे। ये हो जाएगा ए बी का इन्वर्स बराबर b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू आई। और यहाँ ये आई से ये आई आप या तो कैंसिल समझ लीजिए या आप ये समझ लीजिए कि आई का मल्टीप्लाई करने पर आप व्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होगा ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, जो कि हमको क्या था, सिद्ध करना था। ये प्रश्न संख्या 3 का घ है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको और अंदर जो है इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मिलेगा हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब हमने इनका अंदर मल्टीप्लाई किया तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि यदि आगे ए लिखा है तो ए ही आगे लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, एक सदिश गुणनफल है जिसमें दिशा का बड़ा महत्व होता है। तो हम देखते हैं कि ये ए क्रॉस बी वेक्टर है और ये यहाँ ए क्रॉस सी वेक्टर है और प्लस ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। अब यहाँ देखिए बी क्रॉस ए दिया है, यदि मैं इसको ए क्रॉस बी लिखूंगा तो यहाँ आगे प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार जब मैं इस सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी लिखूंगा तो मुझे इसके आगे भी साइन चेंज करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से सी क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूं माइनस के बी क्रॉस सी। और अब हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी से ये ए क्रॉस बी कैंसिल हो रहा है, ए क्रॉस सी से ये ए क्रॉस सी कैंसिल हो रहा है और बी क्रॉस सी से ये बी क्रॉस सी कैंसिल हो रहा है। अतः इसका जो मान होगा वो 0 होगा। ये प्रश्न संख्या 4 है। सभी खंडों को हल कीजिए। इस प्रश्न में भी आपको जो है प्रत्येक खंड जो है 2 अंक का मिलेगा। तो इसका पहला खंड है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में से कम
1 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये जो सशर्त या प्रतिबंध जो प्रायिकता होती है, इसमें हमें दो घटनाएं दी होती हैं। जो घटना पहले घट चुकी होती है हम उसको F मान लेते हैं, और जो घटना बाद में घटती है या जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है उसे हम E मान लेते हैं। और जो घटना पहले घटती है उसे नीचे लिखा जाता है, और जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है उसे ऊपर लिखा जाता है। और इसका फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो देखिए, यहाँ पर पहले से जो घटना घटी है ये है कि उन सभी सिक्कों या उन दोनों पासों की सतहों पर जो अंकों का योग है वो 6 है। यानी हम ये मान लें कि घटना F है, अंकों का योग 6 है, और हमसे प्रायिकता पूछी गई है कम से कम 1 4 होने की। तो हम दोनों के एलिमेंट निकालते हैं। तो हम निकालते हैं यहाँ ई में कौन कौन सी पॉसिबल संभावनाएं हो सकती हैं। तो ई है यहाँ कम से कम 1 4 हो, तो दो पासों को जब उछालेंगे तो कम से कम 1 4 कितने तरीकों से आ सकता है। जैसे 1,4 है, इसमें 1 4 है, 4,1 है, और 2,4 है, और 4,2 है, और 3,4 है, और 4,3 है, 4,4 है, 5,4 है, 4,5 है, और 6,4 है, और 4,6 है। तो इतनी पॉसिबल संभावनाएं हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जो F है इसमें कितनी पॉसिबल संभावनाएं हो सकती हैं। अंकों का योग 6 है, तो देखिए दो पासों पर अंकों का योग 6 कितने विभिन्न तरीकों से बन सकता है। 1,5 6 हो जाएगा योग, 5,1 तब भी 6 है, और 2,4 और 4,2 तब भी 6 है, और इसके अलावा 3,3 है, ये भी 6 है। और मुझे लगता है यही पॉसिबल संभावनाएं होंगी कि इतने प्रकार से हम 6 बना सकते हैं। अब हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन F, यानी इन दोनों में कितने कॉमन एलिमेंट हैं। तो देखिए यहाँ एक तो 2,4 यहाँ है और 2,4 यहाँ कॉमन है, ये 2,4 हो जाएगा। ये 4,2 यहाँ है और 4,2 यहाँ है। इसके अलावा इनमें कोई भी और एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि जो S होगा उसमें जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो 6 गुणा 6 बराबर 36 होंगे, क्योंकि दो पासे यहाँ उछाले गए हैं। अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इनके मान निकालते हैं। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F हमको ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ज्ञात करनी होगी। तो इसका यह है कि E और F में कुल कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं यहाँ, और कुल संभावनाएं हैं 36। इसी प्रकार नीचे F में कितने एलिमेंट हैं, तो F में यहाँ एलिमेंट हैं 5।
और कुल संभावनाएं हैं 36। तो 36 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर मिलेगा हमको 2/5, जो कि इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखा x + 3/2 बराबर y - 5/4 बराबर z + 6/2 का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यदि किसी रेखा का कार्तीय समीकरण इस तरह लिखा हो, x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। तो इस रेखा का जो सदिश समीकरण होता है वो होता है r वेक्टर बराबर, यहाँ जिस बिंदु से होकर जाती है उसका स्थिति सदिश लिया जाता है, यानी यहाँ x1 i कैप और y1 j कैप प्लस z1 k कैप आता है, प्लस कांस्टेंट लैम्डा लेते हैं और ब्रैकेट में जो नीचे a b c जो दिक् अनुपात दिए होते हैं, जिस रेखा के ये समांतर होती है उसका सदिश आता है a i कैप b j कैप प्लस c k कैप। तो इसी आधार पर यहाँ जो बिंदु दिए गए हैं, x1 बराबर यहाँ दिया गया है -3, y1 बराबर यहाँ दिया गया है 5 और z1 बराबर यहाँ दिया गया है -6 और a बराबर दिया गया है 2, b बराबर दिया गया है 4 और c की जगह दिया गया है 2। इन सब के मान इस समीकरण में यदि हम लगा देते हैं तो हमें यहाँ उत्तर मिलेगा r वेक्टर बराबर x i कैप, या कह सकते हैं -3 i कैप प्लस y1 j कैप या 5 j कैप और -6 k कैप प्लस लैम्डा, और ये हो जाएगा यहाँ a i कैप, तो a की वैल्यू 2 है, 2 i कैप प्लस b की वैल्यू 4 है, 4 j कैप प्लस और c की वैल्यू यहाँ 2 है, 2 k कैप, और यही इस रेखा का सदिश समीकरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग, अवकल समीकरण log dy/dx बराबर 3x + 4 को हल कीजिए। तो दिए गए अवकल समीकरण को लिखते हैं log, और यहाँ जनरली बेस यदि नहीं दिया होता है तो e होता है, और ये dy/dx = 3x + 4y। तो हम जानते हैं कि यदि log e और यहाँ a लिखा हो बराबर b हो, तो जब भी ये log हटता है तो ये बेस e b के नीचे चला जाता है, या ये कह लो ये b के चरणों में चला जाता है, तो ये a बराबर e की पावर यहाँ b इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसी तरह यहाँ इस log को जब हटाते हैं तो ये लिखा जाएगा dy/dx बराबर, और ये इधर चला जाएगा और ये पूरी की पूरी बन जाएगी इसकी पावर, तो e की पावर 3x + 4y। आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा हमें dy/dx बराबर e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, क्योंकि हम जानते हैं गुणा में जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं यदि आधार समान होते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो x वाले जो टर्म हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं और y वाले टर्म एक तरफ, तो dy और इसे लाएंगे इधर, तो e की पावर ये हो जाएगा 4y और इधर e की पावर 3x
इंटू डी एक्स, या इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है ई की पावर माइनस के 4y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर 3x इंटू डी एक्स। तो आइए इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो ये हमें मिलेगा ई की पावर 4y अपॉन इस 4y का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपॉन में -4 बराबर ये होगा ई की पावर 3x अपॉन 3 और कांस्टेंट प्लस c, जो कि इस अवकल समीकरण का हल होगा। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 का घ है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमें यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, तो हम x बराबर रखते हैं इसमें a सेक थीटा, और यहाँ से dx की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो dx बराबर हो जाएगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष यहाँ हमने अवकलन किया है। सबकी वैल्यू लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। डी एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर अंश में हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू डी थीटा। नीचे यहाँ अगर हम यहाँ से और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो बाहर ए आएगा और रूट में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन ए, और ये हो जाएगा पूरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, और रूट को हटाएंगे तो टेन थीटा इंटू डी थीटा, और ए से ये ए कैंसिल हो जाएगी, टेन थीटा से ये टेन थीटा। ये मिलेगा हमको सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने माना था कि x बराबर a सेक थीटा है, तो यहाँ से सेक थीटा की जो वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी x अपॉन ए। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं सर्वसमीका। तो टेन थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सेक थीटा की वैल्यू रखी -1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या ये मिलेगा हमको टेन थीटा बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। वैल्यू लगाते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए,
प्लस सी, आगे हो जाएगा ये लॉग, और इस पूरे का यहाँ लेते हैं एलसीएम ए, और ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आगे हो जाएगा ये, यदि यहाँ हम log m अपॉन n का फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये m हो जाएगा जो अंश में दिया है, और माइनस जो n हो जाएगा जो हर में दिया है, प्लस c। हम जानते हैं कि ये माइनस log a और c दोनों ही कांस्टेंट हैं, इसलिए ये log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कांस्टेंट को केवल c लिखेंगे। यही इस सवाल का आंसर होगा।